विद्यार्थियों, आज हम कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए वर्ग संघर्ष की धारणा के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की यह धारणा अगस्टिन थोर से ली गई थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई है। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हों और जिनके साधारण हित एक हों। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है, जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम किए हुए दूसरे के वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है तथा परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग कहा जा सकता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप कर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की संभावना व्यक्त करता है। उसके अनुसार पूंजीवादी अवस्था में ही समय अपने विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योग के स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, उनमें एकता उत्पन्न होती है और इसके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद समय अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है।
श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की धारणा को स्पष्ट किया। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिनमें प्रमुख है पहली, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग, संघर्ष नहीं। मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। वास्तव में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल है और मानव समाज इन्हीं पर टिका है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के पारस्परिक सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव है। मार्क्स ने सहयोग के तत्व की उपेक्षा करते हुए और संघर्ष के तत्व पर अधिक बल देकर बड़ी भूल की है, जिसने मार्क्स के दर्शन में रचनात्मकता का अभाव कर दिया है। दूसरी आलोचना, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं। मार्क्स ने समाज में दो वर्ग ही माने हैं, किंतु वास्तव में समाज के अंतर्गत केवल दो वर्ग ही नहीं होते, वरन इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग होता है। उसके समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया है, किंतु उसके द्वारा मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना उसके सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी है। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और टेक्नीशियन सभी मध्यम वर्ग में हो जाते हैं और उन्होंने समाज के विकास में सदैव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की है। मध्यम वर्ग का स्वरूप, इसकी समस्याएं और आवश्यकताएं दोनों वर्गों से नितांत भिन्न और पृथक हैं। इस कारण उस पर पृथक से विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तीसरी आलोचना, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। मार्क्स की एक मूल त्रुटि यह है कि उसने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर भी बांटा जाना चाहिए, अन्यथा हमारा अध्ययन अधूरा ही रहेगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का कारण संभवतः यह था कि वह वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था। उसके इस प्रयत्न ने अनेक त्रुटियों को जन्म दिया। चौथी आलोचना, क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना की गई है, लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी क्रांतियाँ हुई उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं, वरन बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग द्वारा किया गया है। पाँचवीं, वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल। यह सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सर्वाधिक प्रबल होती है बड़ी भारी भूल है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय स्टालिन द्वारा सोवियत संघ के व्यक्तियों से वर्गीयता या साम्यवादी भूमि के नाम पर नहीं, बल्कि सोवियत भूमि या मातृभूमि के नाम पर ही अपील की गई थी। छठी आलोचना, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। यह सोचना कि संसार का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं है। धर्म, शक्ति प्रदान करने की इच्छा, भूमि और मानवीय भावनाएं तथा दुर्भावनाएं सदैव ही संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सातवां, मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं। इन सब के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना की जो अवश्य भावना व्यक्त की गई है वह ठीक नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद में निहित दोषों के आधार पर उसके अंत की भविष्यवाणी करता है, किंतु यह भूल जाता है कि पूंजीवाद में सुधार की गुंजाइश है। इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे विकसित देशों में श्रमिकों के काम करने की स्थितियों में सुधार कर श्रमिक वर्ग के असंतोष को कम कर दिया गया है। श्रमिक वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि और पूंजीपतियों की संख्या तथा शक्ति में निरंतर कमी होती जाएगी और पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के संघर्ष में श्रमिक ही अवश्य में विजयी होंगे।
आदि तो ऐसी कपोल कल्पनाएं हैं तर्क और अनुभव के आधार पर जिनके सत्य होने का दावा नहीं किया जा सकता। कुछ सीमा तक तो ये बातें असत्य भी हो चुकी हैं। तो ये कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। वर्ग संघर्ष की धारणा का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर केरी हंट ने लिखा है कि मार्क्स का यह विचार कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्ति महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है।